नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश एजेंडा और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश एजेंडा में आज बात देश की राजनीतिक व्यवस्था की, आम चुनाव के दौरान बने माहौल की, बात मोहन भागवत के बयान की और सियासी समाधान की। अहंकार, मणिपुर, प्रतिपक्ष, काम करें अहंकार नहीं, वही सच्चे सेवक है। ये कुछ शब्द हैं जो 3.0 मोदी सरकार के बनने के ठीक बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों के सामने आए हैं। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के ठीक एक दिन बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मणिपुर चुनाव राजनीतिक दलों के रवैये पर बात की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बाहर का अलग माहौल है, नई सरकार भी बन गई, संघ नतीजों के विश्लेषण में नहीं उलझता, संघ इसमें नहीं पड़ता। लोगों ने जनादेश दिया है और सब कुछ उसी अनुसार होगा। आरएसएस चीफ ने मणिपुर के मसले पर काफी कुछ कहा और शांति बहाली नहीं होने पर चिंता व्यक्त की। मोहन भागवत की ओर से जो बयान सामने आया, उसके बाद विपक्षी दलों को मोदी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। तो वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषक संघ प्रमुख के बयान को बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के बयान से भी जोड़कर देखने लगे हैं। अब मोहन भागवत के बयानों में चुनाव और देश की राजनीतिक व्यवस्था पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के चुनावी कैंपेन के तरीकों की आलोचना भी है, तो वहीं सरकार को नसीहत भी। स्वदेश एजेंडे में चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का संदेश है। इसे संदेश कम, नसीहत ज्यादा माना जा रहा है, या ये भी कहा जा सकता है कि सरकार को आगे आने वाली चुनौतियों के लिए आगाह किया जा रहा है। यूं तो कहा यहां तक जाता है कि बीजेपी की लगभग हर नीति और हर बड़े फैसले में संघ की भूमिका होती है। एक दूसरे के पूरक के रूप में दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन इस बार आम चुनाव के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का जो बयान सामने आया है, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव और सरकार बनने की बात करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ अपना काम करता है, हम किसी चर्चा में नहीं पड़ते। लेकिन उन्होंने चुनाव से जुड़े कुछ अहम पहलुओं पर राजनेताओं को नसीहत दी। मोहन भागवत ने राजनीति में नैतिकता पर जोर देते हुए कहा कि जो वास्तविक सेवक होता है वो मर्यादा से चलता है, लेकिन काम करें, अहंकार ना पाले। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चुनाव में घसीटने पर उन्होंने कहा कि चुनाव में एक दूसरे को लताड़ना, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल और झूठ प्रसारित करना सही बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। संसद में विपक्ष को विरोधी ना माने, प्रतिपक्ष माने। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। प्रत्येक व्यक्ति का चित्त मानस अलग अलग होता ही है और इसलिए 100% मतों का मिलान होना संभव नहीं है। लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चय करते हैं, तो सहचित्त बन जाता है। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें दो पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है। जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। भागवत ने कहा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये याद रखना होगा कि कई चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। मणिपुर के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत के लोग भाई भाई हैं, इस बात को अपने विचारों और अपने कामों में लाना होगा।
सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान दे? माना जाता है कि चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर संघ की भूमिका बीजेपी के लिए पर्दे के पीछे से काम करने की होती है, और यही वजह है कि चुनावी माहौल के दौरान कांग्रेस के साथ ही इंडिया गठबंधन के नेताओं के निशाने पर बीजेपी के साथ आरएसएस भी रहा है। इसका दर्द भी मोहन भागवत के संबोधन में झलका, लेकिन भागवत के बयान पर भाजपा और कांग्रेस का अपना अपना ही मत है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत जो अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं मणिपुर के लिए, वो लोकसभा में करारी हार और लोगों के द्वारा नकारा जाना, ये डर ज्यादा दिखाता है। लेकिन चलिए, उनके अंदर मानवता तो जागी, ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं तुरंत सरकार से ये अपील करती हूँ कि मणिपुर की महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो जाएं, नहीं तो जैसे इस लोकसभा में आपको जनता के द्वारा नकार दिया गया, अगली बार शायद आरएसएस और बीजेपी दोनों गायब हो जाएगी। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संघ को लेकर एक बयान आया था, जिसको लेकर माना जा रहा है कि भागवत का ये संदेश सरकार के लिए ही है। लेकिन इसमें कितना सच है और कितना अंदाजा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं अनिल गोयल जी, बीजेपी नेता दिल्ली से, कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से मलिक जावेद जी, आरएसएस विचारक संगीत वर्मा जी, सपा प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से तारिक अहमद लारी जी, वरिष्ठ पत्रकार नागपुर से संदीप चंसोरिया जी, और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले संगीत वर्मा जी, देखिए, जिस तरह से यहाँ पर बहुत सारी सामान्य बातें कही गई है मोहन भागवत की तरफ से, और कुछ यहाँ पर संदेश भी दिया गया है, कुछ नसीहत भी दी गई है। ये जो संदेश था वो ठीक है, हम मान के चलते हैं कि सभी पार्टियों के लिए था, लेकिन जो नसीहत थी, क्या वो वाकई बीजेपी के लिए थी? क्योंकि जिस तरह से कुछ बयान हमने जेपी नड्डा की तरफ से भी हमने सुने थे, क्या उसके बाद और जिस तरह से अभी गठबंधन की सरकार बनी है, ये वाकई बीजेपी के लिए बहुत नसीहत दी गई है मोहन भागवत की तरफ से? देखिए, मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं, और वो कोई भारतीय जनता पार्टी के सरसंघ चालक नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे राष्ट्र का है, और इस नाते जो नसीहतें दी जाती हैं उनको पूरे राष्ट्र के संदर्भ में ही देखना चाहिए। दूसरी बात, जिन बातों को उन्होंने कहा उस पर गौर करिए। मणिपुर में हिंसा उपजी या उपजाई गई, हिंसा किसने उपजाई है, देश के कोने कोने में हिंसा कौन उपजाने की कोशिश कर रहा है, किसी भी प्रकार से देश को जातियों में बांटकर वोट का लाभ हासिल किया जाए, ये कौन कर रहा है, तकनीक के सहारे डीप फेक वीडियोस बनाकर प्रसारित कौन कर रहा है, झूठा प्रचार करके कि भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी, भाजपा आएगी तो आरक्षण को रद्द कर देगी, झूठ के आधार पर यह चुनाव किसने लड़ा है, इसके लिए मोहन भागवत जी की देशना है, और ठीक ठीक इसके संदर्भ में उसको देखा जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक खास बात और कही उन्होंने, काम करें, अहंकार ना पालें। बिल्कुल ठीक बात है, हम सब ये जानते और मानते आए हैं, और ये बात मैं संघ के स्वयंसेवक से हटकर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनावों में प्रत्याशी एक बड़ा मुद्दा करते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने काम किया या अहंकार किया। यदि आप चुने जाते हैं और विनम्रता से अपना काम करते हैं तो यह स्थिति ही नहीं आएगी कि जनता आपको अपने वोट द्वारा नकार दे। तो मुझे लगता है ये प्रत्याशियों के संदर्भ में कही गई बात है। ठीक है, लेकिन जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, अब हम इतने बड़े बन चुके हैं हम कि एक वक्त था, ठीक है, उस वक्त हमें आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन अब हम अपने दम पर चीजों का निर्णय लेते हैं और अपने दम पर हम आगे चलते हैं।
तो क्या उसके संदर्भ में ये तो नहीं था कि काम देखिए, करें लेकिन नड्डा साहब अहंकार ने ना जो पालें? कहा, उसका प्रश्न तो आपको भाजपा के लोगों से करना चाहिए। जहां तक संघ का सवाल है, मैं आपको ये स्पष्ट बताऊं कि संघ केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका में सदा रहा है। चुनाव में भाजपा जीतती है या हारती है, ये दोनों ही अकेले उसके परिश्रम और उसके प्रताप का फल है। ठीक है अनिल गोयल जी, जिस तरह से चुनाव के दौरान जेपी नड्डा का बयान वो बड़ा गरमाया हुआ था, क्योंकि सब जानते हैं, भले आप लोग नहीं मानते हैं, लेकिन आरएसएस आप लोग की मातृत्व संस्था है। और जिस तरह से कहा गया जेपी नड्डा की तरफ से, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। एक समय था जब हम कमजोर थे तो उस वक्त हमें आवश्यकता थी, लेकिन अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये ऐसा बयान था, शायद जो बीजेपी के समर्थक थे कहीं ना कहीं उनको ये बयान पसंद जरूर नहीं आया है। और इसलिए कुछ ऐसी भी बात सामने रही कि बहुत सारी जगह जहां पर आरएसएस के कार्यकर्ता थे वो घर से बाहर नहीं निकले हैं, जिस तरह से आप लोग को सपोर्ट मिलता था, खासकर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। बहुत सारी सीटें वहां पर कम हुई है। और जिस तरह से ये नसीहत दी जा रही है, तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन काम करें, अहंकार ना पालें। ये लगता है कि शायद ये बातें उसी बातें से जुड़ी हुई है जिस तरह से जेपी नड्डा ने बात कही थी। नहीं, एक तो बड़ा स्पष्ट है कि जेपी नड्डा जी की बात को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया और उनका अर्थ अपने हिसाब से लोग अर्थ निकाल रहे। जैसे माननीय मोहन भागवत जी ने जो भी कुछ कहा है वो सही मायनों में हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पार्टी, पूरे समाज के अंदर सही संदेश जाए, पॉजिटिव सोच से जाए, उस हिसाब से उन्होंने कहा है। अब इसको भी बाकी राजनीतिक दल अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उसको परिभाषित करेंगे और परिभाषित करके उसको एक बहस का मुद्दा बनाएंगे। जबकि माननीय मोहन भागवत जी ने कहीं भी ये बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या आम आदमी किसी को भी इंगित करके शब्द नहीं कहे। ठीक है, लेकिन मैं आपको, ठीक है, दूसरा एक बात अनिल जी वो जो लाइन उन्होंने कही थी जेपी नड्डा ने, वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा था कि पार्टी लगातार बढ़ रही है, अब ये उस स्थिति से विकसित हो चुकी है जहां उसे आरएसएस की जरूरत थी, अब बीजेपी अपने दम पर सक्षम है और अपना काम खुद चलाती है। देखो, मैं आपको फिर बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं कि हमारे विरोधी दलों ने जिसको ये संदेश दिया है कि बीजेपी जो है कि कंट्रोल नागपुर से है, नागपुर से आदेश आता है, बीजेपी वो काम करती है। अब जो हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने चीजों को फैलाई है और हम बड़ा स्पष्ट है कि बिल्कुल जो आरएसएस है वो हमारी मतलब हमारी सही मायनों में मात्र पार्टी है, यानी वो हमारे मतलब हमारे सर्वे सर्वा है। लेकिन वो उनका जो है, अनिल जी, माता की आवश्यकता तो हमेशा होती है। बच्चा भले 80 साल का हो जाए, 70 साल का हो जाए, अगर फिर बच्चा ये कह दे कि अब हमें माता की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे लगता है कुछ लोगों की बात अच्छी तो नहीं लगेगी ना। पूरी बात सुनते, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, वो पूरे देश के हित के बारे में अपने हिसाब से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, वो राजनीतिक संगठन के हिसाब से अपना काम देखता है। राजनीतिक संगठन पहले से मजबूत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आरएसएस का जो मामला है वो निश्चित तौर पर हमको समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, समय समय पर हमको भी कहीं आवश्यकता होती है तो हम उनकी सलाह भी लेते हैं, उनका मार्गदर्शन भी लेते हैं। आरएसएस और बीजेपी को ये विषय नहीं है कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं। हमारी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा के साथ ही हम हैं, उन्हीं की विचारधारा की हम चल रहे हैं। लेकिन वो हमारा काम जो क्षेत्र है वो अलग है, राजनीतिक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, वो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दोनों के क्षेत्र काम करने के अलग अलग है। लेकिन हमारे जो विरोधी दल हैं उसको अपनी तरह से भाषित करके देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज माननीय मोहन भागवत जी ने का जो भी बयान था वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी राजनीतिक दलों के लिए, गरीब के लिए, अगड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए, और इसके साथ साथ में वो अपने स्वयं सेवकों को संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि हमें संघ में जो सिखाया जाता है वो बिल्कुल यही सिखाया जाता है कि आपका काम सेवा करना है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जो स्वयं सेवक है
वो राजनीति में नहीं रहते हैं, भले बाद में जरूर ज्वाइन करते हैं, लेकिन इसमें जो ज्यादातर बातें कही गई हैं वो राजनीति से रिलेटेड कही गई है, राजनेताओं को कहने का संदेश देने की कोशिश की गई है और बीजेपी को तो बिल्कुल नसीहत देने की कोशिश की गई है, ये तो मैं मानता हूं। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। मलिक जावेद जी, देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो लगातार आप लोग उठाते रहे, जिसमें मणिपुर का मुद्दा है। मणिपुर को लेकर भी मोहन भागवत ने कहा है कि अब वहां पर शांति बहाल होनी चाहिए। हालांकि इशारों में यह भी कहा है कि वहां पर जो स्थिति है उपजी या फिर उपजाई गई है, लेकिन वहां पर शांति बहाल जरूर होनी चाहिए, अति आवश्यक है, इसको प्राथमिकता से देखना चाहिए। वो मुद्दे लगातार जो आप उठाते रहे उसका भी जिक्र यहां पर उन्होंने किया है। आप इस सब बयान को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि नसीहत सिर्फ अगर बीजेपी को दी गई तो संदेश सभी पार्टियों को भी दिया गया है। यहाँ पर सत्ता में कौन है? 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, तो वो संदेश बीजेपी के लिए है। बीजेपी तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है बात। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, 1 साल के बाद मोहन भागवत जी की आंख खुली है, तो अब पछताए हो क्या चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली कहावत लागू होती है। भाई आप कह रहे हो हम 1 साल पहले से ये मुद्दा उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को अहंकार देके कि एक बार भी वो मणिपुर नहीं गए, और ये निरंतर हम मुद्दा उठाते रहे किस तरीके से 2 समाज के बीच में लड़ाई कराई गई और किस तरीके से वहां पे सुरक्षा बलों के हजारों हथियारों को लूटा गया, कितने धार्मिक स्थलों को जलाया गया, महिलाओं के साथ किस तरह का अभद्र व्यवहार हुआ मणिपुर में, वो पूरी दुनिया ने देखा है। और अभी भी 50,000 लोग कैंपों में रह रहे हैं। हम तो मांग कर रहे थे 1 साल से कि वहां के मुख्यमंत्री को हटाया जाए, क्यों नहीं हटाया गया, किसका समर्थन है उसको। और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं बीजेपी के लोग कि आरएसएस सामाजिक संगठन है, तो भाई कौन सा काम कर रहे हैं वो समाज का, मुझे बता दो कि ये काम कर रहे हैं। जैसे गुरुद्वारा होता है वो खाना खिलाते हैं, कोई ऐसा दिखाओ हमें कि ये काम कर रहे हैं। सारे आपके प्रचारक मुख्यमंत्री बन जाते हैं। खट्टर जी हैं, अभी वहां पे राजस्थान में मुख्यमंत्री बन गए, गवर्नर आरएसएस के बन रहे हैं। तो ये आपकी पाठशाला झूठ बोलना बंद कर दीजिए कि ये सामाजिक संगठन है, सबके लिए काम करता है। ये केवल भाजपा के लिए काम करती है और किसी के लिए काम नहीं करती है। और देश की, भारत की आड़ में छुपना बंद कर दो, क्योंकि आपको अगर देश से प्रेम होता भागवत जी को, तो वो उठाते कि डॉलर क्यों भाग गया, महंगाई क्यों बढ़ गई, बेरोजगारी क्यों बढ़ गई। कभी आरएसएस ने धरना दिया है संगठन में कि देश में क्यों इनइक्वालिटी हो रही है, इनकम इनइक्वालिटी हो रही, क्यों देश में पासपोर्ट की जो हमारी वैल्यू थी 2014 से पहले वो घट गई है, क्यों मोदी सरकार इतना लोन ले रही है, कर्ज ले रही है, हर प्रति व्यक्ति पे 1.5 लाख रुपए का कर्ज कर दिया, 205 लाख रुपए का कर्ज कर दिया। हमने तो कभी नहीं देखा ऐसे मुद्दे उठाते हुए। ये जो उन्होंने बयान दिया है बहुत लेट दिया है, बहुत पहले देना चाहिए था। और भाजपा को के लिए ही ये नसीहत है, क्योंकि वही उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन सबको एक ही ब्रश से पेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं भाजपा के बड़े भाई अनिल भाई से कहना चाहूंगा, ये आप लोगों के लिए नसीहत है, अहंकार छोड़िए। और अहंकार इतना है, मोदी जी का और अमित शाह का इतना अहंकार है कि भाजपा के लोग भी इन दोनों से परेशान है, यहां तक कि आरएसएस भी इन लोगों से परेशान है। पूरा देश तो परेशान है, ये तो पूरा देश जग जाहिर है, हर आदमी इनसे परेशान है। ना काम के ना काज के, केवल बस प्रचार करते रहते हैं देश के लिए क्या किया, कौन सा ऐसा काम कर दिया जो देश का आगे बढ़ गए हो, गरीबों का उत्थान हो गया हो, किसानों का उत्थान हो गया हो, युवाओं का उत्थान हो गया हो। कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जो कैबिनेट बना वो भी पुराने ही लोग हैं, कुछ नया दिख रहा हो तो बताइए। अनिल, जाऊंगा मैं आपके पास, बाकी मेहमान के पास चले जाऊं पहले। ठीक है। आरएसएस सामाजिक संस्था क्या है? आरएसएस ने जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरने, सड़कों पर उतरे, जरूरत पड़ी बॉर्डर पे जाने की तो बॉर्डर पे गए, और वो भी जवाहरलाल जी के कहने पर गए, जो कांग्रेस की सरकार। और दूसरी बात ये कि कहीं भी कोई आपदा आती है, बाढ़ आती है, भूकंप आता है, आग लगती है, तो स्वयं सेवक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के सभी स्वयं सेवक वहां पर जी जान से जान की बाजी लगाकर वहां पर सेवा करते हैं। वो दिखावा नहीं करते हैं, वो एड नहीं छापते हैं, वो अखबार में नहीं जाते हैं, वो टीवी पे नहीं जाते हैं, वो प्रैक्टिकल जहां पर भी आवश्यकता होती है वहां पर आरएसएस का स्वयंसेवक अपने आप ही वहां पहुंच करके अपने सेवा कार्य में लग जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सवाल पूछो ना। ठीक है, आपने जवाब दे दिया। ठीक है, मैं तारिक जी के पास चले आऊंगा जब आपके पास, उस वक्त आप कह सकते हैं जी। 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट का क्यों विरोध कर रहे थे आप लोग? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मलिक जी मैं आऊंगा आपके पास, उस वक्त आप क्या दीजिएगा। ठीक है तारिक जी, देखिए जिस तरह से मलिक जी कह रहे थे कि बहुत देरी हो गई मोहन भागवत को ये नसीहत देने को लेकर, पहले दे सकते थे, जो तमाम ऐसे मुद्दे उसमें उठाए गए। हालांकि चुनाव के बाद जो उसमें बहुत सारी ऐसे बातें कही गई हैं, वो चुनाव के बाद ही कहने के उसमें एक समय था। लेकिन आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं आप?
देखिए, देरी तो मोहन भागवत जी को 2002 में ये बातें कह देनी चाहिए थी। आज 2024 हो गया, 22 साल की देरी हो गई। उसी समय जब इनको हटाते तो आज मोहन भागवत जी को ये कहना ना पड़ता कि अपना घमंड में चूर ना रहे। मोहन भागवत जी को कोई अधिकार नहीं है कि दूसरी पार्टियों को नसीहत दें, कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कोई भी उनकी पटरी पे, लाइन पटरी पे चलने वाला नहीं है। वो सिर्फ एक पार्टी की मेन मदर पार्टी है जिसका नाम है बीजेपी। तो वो अपने ही लोगों के बारे में बात कर रहे थे, अपने ही घमंड के बारे में बात कर रहे थे। मोदी जी भी जो घूम घूम के घमंडिया कर रहे थे, वो अपने ही आप को कह रहे थे। वो किसी और को घमंडिया का अलायंस नहीं कर रहे थे, वो अपने ही ग्रुप को, अपने ही आपको घमंडिया अलायंस कह रहे थे। लोगों के समझने में देरी हो गई। मोहन भागवत जी जो अपना बोल रहे हैं, तो वो बेहतर है कि वो अपने गिरेबान में झांके, सिवाय हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई और कन्वर्जन और धर्मांतरण और फलाने लव देहात, इसके अलावा और इन्होंने कौन सा सामाजिक कार्य किया है? ये सामाजिक कार्य होता है क्या? चीन के बॉर्डर पे गए लड़ने, क्या पाकिस्तान के बॉर्डर पे गए लड़ने? वहां तो क्या नाम है, हमारे जवान लड़ते हैं। इनको कह दीजिए तो जो पतलून पहनता तो वो भी अब सरक जाएगी और गीली भी हो जाएगी और पीली भी हो जाएगी। ये तो वो लोग हैं। क्या जानता नहीं हूं क्या मैं आरएसएस के बारे में बात कर रहे हैं? कौन से आरएसएस की बात हो रही है? हर दंगे में आरएसएस का हाथ होता है। तो अपने गिरेबान में झाके मोहन भागवत जी। ऊपर तो फिर भी पूरा है, नीचे तो वो भी अधूरा है। वहां तो झांकने की जरूरत भी नहीं, वहां तो सब खुला खुला दिखता रहता है कि कितने। ठीक है, मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा भाषा का हम संयम रखें, मुद्दों पर आए। नहीं, ठीक है, हम मुद्दों पर आए, हम मुद्दों पर आए, पहनावे पर ना जाए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। तो आइए मुद्दे पे आते हैं। कौन सा हिंदू मुस्लिम दंगा है जिसमें आरएसएस योगी जाके राहुल गांधी की चेक करिए कैसी है। अगर वो यहाँ हो, बैंकॉक नहीं गए हो, तो संघ के बारे में सम्मान से बात करिए। और नहीं कर सकते हैं तो ये याद रखिए, वो आपकी अभी एक प्रतिनिधि कह के गई थी कि आरएसएस नहीं रहेगी। नेहरू जी थे तब भी आरएसएस थी, नेहरू मर गए तब भी आरएसएस है, इंदिरा नहीं रही तब भी आरएसएस है, राजीव नहीं रहे तब भी आरएसएस है, राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका नहीं रहेंगे तब भी आरएसएस रहेगी। तमीज सीखिए, तमीज सीखिए। अगर आप किसी सार्वजनिक मंच पर बैठते हैं, है ना, इस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग सब कर सकते हैं, दिखाता है कि से आप कितने कुंठित हैं, आपकी स्थिति क्या है। के बीच बोने वाली जो है वो आरएसएस है। और आज मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि घमंड नहीं होना चाहिए और लोगों को देश के बारे में सोचना चाहिए। जब उनको बीजेपी ने किनारे फेंक दिया, उनको अपनी असलियत दिखा दी कि चलो किनारे किसको, तो मोहन भागवत जी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। थोड़ा आऊंगा अनिल, जाऊंगा आपके पास। उनको भी संयम बरतना चाहिए। और जो अपने जो पैदा जिसको इन्होंने किया है उसी के बारे में बात करें तो ज्यादा बेहतर है। दूसरों को जो है ज्ञान न दे। ज्ञान देना था तो सबसे पहले 2002 में मोदी को ज्ञान देते तो मोदी जी को हटाते और वहां दिखाते कि हाँ ये देशभक्ति की बात कर रहे हैं। वहां तो देशद्रोह की बात हो रही थी, वहां तो एक समुदाय को कत्लेआम करने की बात हो रही थी। बात ही नहीं, वहां तो कत्लेआम किया गया। ठीक है तारिक जी, मुझे लगता है कि आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। आज हम बयानों को लेकर बात कर रहे हैं और आप दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं चीजों को। ठीक है अनिल जी, आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, तब उस वक्त आप क्या दीजिएगा। संदीप जी, देखिए जिस तरह से ये यहां पर संदेश दिया गया, जिस तरह से नसीहत दी गई, क्या वाकई जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से बयान सामने आया था, उसके बाद इस बयान को जोड़कर देखा जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि चुनाव संपन्न होने के बाद जो एक आने वाली जो चुनौती है उससे निपटने के लिए यहां पर संदेश देने की कोशिश की गई, नसीहत देने की कोशिश की गई है। और एक सवाल यह भी उठता है कि क्या बीजेपी आरएसएस में सब कुछ ठीक ठाक है? संदीप जी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, आप थोड़ा सा जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हम भागवत जी और नड्डा जी दोनों के बयानों को अगर देखें और उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम पूरे चुनाव की बात करें, पूरा चुनाव आप देखिएगा, पूरा चुनाव आरोप प्रत्यारोपों के उसमें गुजरा, कहीं कोई जन मुद्दा नहीं दिखा इस पूरे चुनाव। और सबके अपने अपने फ्री फ्रीज और गारंटी और ये तमाम चीजें रही। और उसके बाद फिर व्यक्तिगत आरोपों का दौर आ गया, जब अब तीसरे चौथे चरण पे आए, और फिर मंगलसूत्र और फिर संविधान, और फिर उसके बाद फिर आपका 1 लाख रुपए, मतलब ये तमाम मुद्दे चलते रहे, लेकिन जन मुद्दा कहीं नहीं आया। और इस बीच में आप ये देखें कि जब
नड्डा जी ने बोला कि भाजपा जो है अब आरएसएस के छत्र छाया में नहीं है, भाजपा अब बड़ी पार्टी हो चुकी है। तो इसका हम परिप्रेक्ष्य देखें कि क्या भाजपा वास्तव में इतनी बड़ी पार्टी हो गई है जो अपनी मदर संस्था, अपनी मातृ संस्था से अलग होना चाहती है, इसके क्या मायने हैं? क्या अलग हो चुकी है, इसके क्या मायने हैं? पूरे चुनाव में क्या आरएसएस बिल्कुल अलग रहा है, इसके क्या मायने हैं? और फिर हम उसके बाद देखें जब आरक्षण का मामला आया और आरक्षण को जब विपक्ष ने मुद्दा बनाया, मुस्लिम को आरक्षण की बात देने की बात हुई, तब भागवत जी का एक बयान आया कि आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। और तभी संविधान और ये तमाम बातें बीच में आने लगी। उसके बाद फिर जब सेम पित्रोदा का मुद्दा आया तो जब हमला हुआ तब फिर ये बातें चीजें हुई। और फिर जब मुस्लिम के ऊपर आया, मोदी जी ने बोला कि मंगलसूत्र तक ले लिया जाएगा, तब फिर मुस्लिम पर भागवत जी ने बोला कि नहीं, मुस्लिम का आरक्षण जो है वो खत्म नहीं हो सकता। मतलब कहीं न कहीं पूरे चुनाव में आरएसएस बीजेपी को एक तरीके से सहारा देती नजर आई। और अब इस पूरे चुनाव के हम परिणाम की बात करें तो हम जब 10 साल की बात करते हैं, बीजेपी शुरू से चुनाव जब घोषित हुए और उनका सबसे पहला अटेम्प्ट ये था कि हम विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे। 10 साल के विकास के मुद्दे पर हम जनता के बीच में जाएंगे। हम उन्हें बताएंगे कि हमने गरीबों को मुफ्त आवास दिए, हमने किसानों के लिए जो है वो किसान सम्मान निधि दी, हमने महिलाओं के लिए जो हमारे 5 राज्य हैं उनमें महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की। और इन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे, इन्हीं मुद्दों पे उनका घोषणा पत्र रहा। फिर उसके बाद कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था वो कहीं ना कहीं सारे मुद्दों के बीच में आता रहा। लेकिन आप ये देखो कि अचानक तीसरे और चौथे दौर के बाद सारे मुद्दे और सारी गारंटियां गायब हो गई। ये व्यक्तिगत रूप में आरोप के रूप में आ गए। तो ये जरूरत पड़ी, इस चीज का हमें विश्लेषण करना चाहिए। ठीक है। और इन्हीं चीजों को इंगित करते हुए यहाँ पर मोहन भागवत ने संदेश दिया। आप बिल्कुल ठीक है। और आप ये देखिए, आपको अगर मेरा ये मानना है कि 10 साल में हमने विकास के काम किए हैं, तो जनता ने क्यों हमें मैंडेट नहीं दिया? ठीक है। मुझे लगता है कि इसलिए शायद बहुत सारी चीजें इस संदेश में या इस नसीहत में छुपी हुई है। श्रीवास्तव सर देखिए, जिस तरह से बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास संदीप जी। श्रीवास्तव सर देखिए, जब भी कोई बड़ा इवेंट भी हम देखते हैं, कुछ भी होता है, तो उसमें मोहन भागवत की तरफ से बयान हम अक्सर देखते हैं और सुनते हैं, और अक्सर ये मीडिया की सुर्खियां भी बनता है, क्योंकि सबको पता है मोहन भागवत की तरफ से अगर कोई बयान दिया जाता है, आरएसएस सरसंघ चालक की तरफ से कोई बयान दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक बीजेपी की लाइन भी होती है। लेकिन जिस तरह से यहां पर ऐसा लग रहा लाइन थोड़ी सी बीजेपी और आरएसएस के बीच में, क्या वाकई आपको भी लग रहा है थोड़ी सी बढ़ गई है, और इसलिए या फिर एक नसीहत देने की कोशिश की? क्योंकि सबको पता है बाकी जो दूसरी पार्टियां वो तो आरएसएस के जो सरसंघ चालक है मोहन भागवत, उनकी नसीहत या संदेश तो सुनने वाली है ना मानने वाली है। तो ये मानकर चलते हैं कि बीजेपी के लिए नसीहत है, और क्या वाकई जो एक दूरियां बढ़ गई थी उसको पाटने की कोशिश की जा रही है नसीहत के जरिए? देखिए भागीरथ जी, जहां तक भाजपा और संघ का सवाल है, इसमें न कभी कोई दूरी थी न कभी आज भी दूरी है। बीच में भी अभी आपने देखा होगा कि जब बयान आया उनका आरक्षण को लेकर के चुनाव के बीच में, तो निश्चित रूप से एक तरह से भाजपा को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे थे। आज का भी बयान देखिए आप, आज का बयान ऐसा नहीं है। इसे भाजपा के लिए नसीहत मान लें, विपक्ष के लिए मान लें, लेकिन उन्होंने एक बात का जो जिक्र किया मणिपुर के हालात को लेकर के, बड़ा गंभीर विषय है। और निश्चित रूप से लगभग एक जो है 1.25 साल से ये स्थितियाँ जो बिगड़ी हुई हैं वहाँ पर, कितने लोग मारे गए, कितने लोग बेघर हो गए, करीब 50,000 के ऊपर लोग बेघर हो गए। इन सारी चीज़ों पर उनका चिंता करना जायज़ भी है और करना भी चाहिए। लेकिन सवाल है कि इस चीज़ को पहले से भी चिंता करना चाहिए था। हमें लगता है कि जिस देश में केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, राज्य में भी सरकार है, डबल इंजन सरकार है, कितनी गंभीर बात है कि वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर अटैक हो जाता है। आखिर ये क्या है? कहीं न कहीं उसको समेटने के लिए ज़रूरत है। लेकिन देखिए, हमने चुनाव में देखा, जब मणिपुर की बात होती थी संदेश खाली की बात आ जाती थी। भाई संदेश खाली का एक मुद्दा था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष केवल इसी में उलझा रहा, कभी संदेश खाली तो कभी मणिपुर।
अब एक बयान के बारे में आप समझिए। देखिए, एक गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, निश्चित रूप से एनडीए को बहुमत मिला हुआ है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे जब सत्र शुरू होगा तो आप देखेंगे कि सारे मुद्दे उभर के सामने आएंगे। जहाँ तक बयानों का सवाल है, वहाँ पर आप देखिए कि जो भी कोई भी दल ऐसा ये नहीं कह सकता कि वो संयमित बयान दिया। प्रधानमंत्री जी खुद कभी कई बार जो है अपने बयानों में इस तरह से उलझ के रह गए कि उनको जो मूल मुद्दे हैं, आप ये समझ, जिस पर अभी विकास की बात हो रही थी, तमाम चीज़ों की बात हो रही थी, जिस पर लोगों को वोट मांगना चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं मांगा। सीधा जो है कहीं न कहीं पर एक तरह से लोग पोलराइजेशन करने की कोशिश की है और शायद ये समझते थे कि इसी से जनता उनको वोट करेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि सारे मुद्दे जितना अगले चरण में जाते गए, आप देखिए सारे मुद्दे जो है बैकफायर होते गए। और आप आज की जो स्थिति है, जब बयान जिस समय में आया है, मोहन भागवत जी देखिए, एक तो आरएसएस सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था जरूर है, लेकिन उसका जो राजनीति में जिस तरह से दखल है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो पहले से ही पता है। और ये बयान आते क्यों हैं? इसलिए आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनके बयान में जिस तरह से विपक्ष को ये कहा गया कि इसको प्रतिपक्ष कहा जाए, उन्होंने ये भी बयान दिया भागीरथ जी कि आप जो है दुश्मनी नहीं होना चाहिए, एक दूसरे की सहमति होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये देश हमारा है और इसमें सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में आम सहमति बननी चाहिए, जिसकी ओर उन्होंने इशारा किया। और उन्होंने इस बात का भी अंदेशा जताया है कि क्या ऐसे ही अगर तल्ख अंदाज रहेंगे तो आने वाले समय में जो सरकार चलेगी और सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में किस तरह से टकराव होगा, ये भी बात है। तो मोहन भागवत का ये बयान हमको लगता है कि सबके लिए एक तरह से संदेश है, हालांकि देर कर दी उन्होंने। बिल्कुल, वाकई संगीत जी, देखिए जिस तरह से इस बार वो स्थिति नहीं है जो बीजेपी की पहले स्थिति थी, अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार थी, भले एनडीए की सरकार रही है, लेकिन इस बार सीटें कम हैं। अगर आपने सभी सहयोगियों के साथ लेकर नहीं चले तो सरकार गिर भी सकती है। क्या इसलिए यहाँ पर एक थोड़ी सी चिंता भी जाहिर की गई है और इसलिए कहा जा रहा है कि आप अहंकार ना पालें आप, क्योंकि अक्सर जो विरोधी पार्टियां हैं वो डिक्टेटरशिप का, तानाशाही का आरोप लगाती रही है। नरेंद्र मोदी अमित शाह के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर इस तरह के आरोप लगाती रही हैं, लेकिन इस बार आपको वो सख्त कदम आप उस तरह से नहीं उठा सकते या आप सख्ती नहीं बरत सकते, क्योंकि ऐसा कहा जाता था जो भी डिसीजन फैसले होते थे वो नरेंद्र मोदी अमित शाह ही लेते थे, लेकिन अब वो ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि विपक्ष को विरोधी ना माने, उनको प्रतिपक्ष माने। इसलिए एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इनडायरेक्टली कि अगर उसी सख्ती के साथ चलेंगे जैसा पहला चलते थे तो यहां पर कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है, आपकी सरकार गिर सकती है, क्योंकि लगातार विपक्ष भी यही कह रहा है कि 6 से 1 साल तक मुश्किल से सरकार चलने वाली है। संगीत जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूं। उसका कारण यह है कि संघ इस बात की कभी चिंता नहीं करता कि किसकी सरकार रहती है, किसकी सरकार जाती है। जिस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने संघ पर प्रतिबंध लगाने का कुप्रयास किया, तब भी संघ ने इस बात की चिंता नहीं की कि किसकी सत्ता है, किसकी सरकार है। तब तो भाजपा भी नहीं थी और जनसंघ भी बहुत कमजोर था। इसलिए सत्ता के आने जाने से संघ और संगठन को फर्क नहीं पड़ता, एक बात। दूसरी बात, जो बात नसीहत दी गई कि प्रतिपक्ष कहें वो बात ठीक है, विपक्ष कहने से एक दूसरा भाव आता है, प्रतिपक्ष कहने से ये लगता है कि विरोध नहीं है, केवल एक दूसरा पक्ष है, जिसको उन्होंने विस्तार से कहा कि दूसरे पक्ष के लिए उन्होंने नसीहत दी कि जो दूसरा पक्ष है वो दूसरा पक्ष अपना मशवरा, अपनी बात ऐसे रखे कि वो ये समझ में आए कि बात का दूसरा पहलू है, ना कि केवल विरोध करने के लिए विरोध है। तीसरी बात, अहंकार की बात। अहंकार की बात क्या वाकई मोहन भागवत या आरएसएस को लगता था कि वाकई कुछ अहंकार आ चुका है, क्योंकि 2 बार से लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इसलिए ये कहने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने विरोधी को, अपने विपक्ष को आप विरोधी ना समझे, प्रतिपक्ष समझे आप। ना मोहन भागवत जी ने ना संघ कभी भी मोदी जी का नाम लेकर ये कह रहे हैं। ये संदेश उस व्यक्ति के लिए था जिसने शालीनता और मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी, जो अपने से आयु में बड़े और वरिष्ठ राजनीतिज्ञों को भी तू तड़ाक करके बात करता था। ये संदेश उस आदमी के लिए था जिसके लिए यह इशारा था कि मणिपुर में हिंसा भड़काई गई। इसको समझिए। तो अहंकार पाल करके यहां कौन बैठा है ये सब जानते हैं। आज इस भयंकर पराजय से कुंठित कौन बैठा है? वो लोग बैठे हैं जो कहते थे 4 जून को, और क्षमा करिएगा उनके शब्द कह रहा हूं, मोदी नहीं आएगा।
ये बदतमीजी करते थे। अभी अभी मैं नहीं जानता वो कौन मूर्ख था जो संघ के लिए अपशब्द कह रहा था। इनके जैसे जड़ मूर्खों के लिए कहा गया है अहंकार न पालें। वो कांग्रेस की एक प्रवक्ता कह रही थी कि संघ नहीं रहेगा। अरे जब जवाहर नहीं रहे तब भी संघ रहा, जब इंदिरा नहीं रही तब भी संघ रहा, राजीव नहीं रहे तब भी संघ रहा, और कोई रहे या ना रहे संघ रहेगा, क्योंकि संघ सनातन है। इसलिए इस तरह की बातों पर न जाएं। अहंकार का संदेश बहुत स्पष्ट उन लोगों के लिए था जिन्होंने इस चुनाव में शालीनता की सीमाएं लांघी हैं और न केवल जनता को बल्कि जनप्रतिनिधियों को और वरिष्ठों को अपमानित किया है। ठीक है अनिल जी, लेकिन कुछ बयान आपके नेताओं की तरफ से भी आए। ठीक है, आऊंगा मलिक, जाऊंगा आपके पास, नहीं आऊंगा मलिक, जाऊंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास। अनिल जी देखिए, जिस तरह से आपके भी कुछ नेताओं ने ऐसे बयान दिए थे, ऐसा लग रहा था उनके अंदर अहंकार झलक रहा। सबसे बड़ा वो बयान कि 400 सीटें हमें दिलवाइए, हम संविधान बदल देंगे, वो बयान आपको बहुत नुकसान कर गया, इसमें कोई शक नहीं है। 50-60 सीटें आपकी कम हो गई, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस बयान को विपक्षी पार्टी ने मुद्दा बना लिया। उत्तर प्रदेश में इसका असर देखने को मिला, राजस्थान में इसका असर देखने को मिला और कई राज्यों में देखने को मिला, और कई ऐसे बहुत सारा बयान भी हमने सुने आपके नेताओं की तरफ से भी। इसलिए जिन बयानों से नुकसान हुआ है आपको, ये यहां पर नसीहत दी जा रही है कि आप अपने पार्टी के नेताओं को आप कंट्रोल करें, इस तरह के बयान वो नहीं दें। देखो, एक बड़ी स्पष्ट है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी बयान दिया है वो पार्टी का बयान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमने 400 का लक्ष्य रखा है कि 400 का लक्ष्य पार करना है। किसी भी कंपटीटर को, मान लो कोई आदमी एग्जाम देने के लिए जाता है तो वो ये सोच के नहीं जाता मुझे 100 में से 60 नंबर लाने या 100 में से 80 नंबर लाने। नहीं ठीक है, अब तो चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, आंकड़े भी आ गए। मैं तो कह रहा हूं जो आपके ही नेता ने कहा था कि अगर 400 दे दीजिए हम संविधान बदल जाएंगे, उस बयान को उठा लिया था, बड़ा नुकसान हुआ था। मैंने वही बात कही ना कि अगर किसी का कोई व्यक्ति बयान है तो मैं वो पार्टी का बयान नहीं है। पहली बात, पार्टी ने 400 का लक्ष्य रखा कि हम 400 पार करेंगे। जिस तरीके से बच्चा एग्जाम देने के लिए आता है वो 100 का वो टारगेट रख के चलता है, उसको 80 नंबर आए 90 नंबर आए वो उसकी बात है। एक बात। दूसरी बात, अब ये कह रहे थे कि मोहन भागवत जी कौन होते कहने वाले। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, मोहन भागवत जी तो बहुत बड़ी बात है। आम आदमी भी अपनी सही बात को और अपनी बात को उसको कहने का, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। आप किस रूप में ले रहे हैं, किस रूप में नहीं ले रहे हैं, वो आपका दिमाग है, आपका विवेक है, आपकी सोच है। लेकिन आप लोकतंत्र के अंदर किसी को भी बोलने से नहीं रोक सकते। अगर कोई भी अपनी बात और सही बात रख रहा है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसा आप कह रहे मोहन भागवत जी कौन होते हैं, हमने तो ये नहीं कहा कि राहुल गांधी ने कोई भी बयान दिया कि राहुल गांधी कौन होता है, या आपकी जो भी वक्ता ने कुछ भी बोला, हमने नहीं बोला। तीसरी बात, ये जो अभी बात कहते हैं, बड़ा मैं स्पष्ट ये बात कहना चाहता हूं, सनातन धर्म को गाली किसने दी? सनातन धर्म को मलेरिया बीमारी किसने कहा? आप मुझे ये बात बताएं, विरासत टैक्स की, अब ये जो बयान पर बयान क्या आए हैं, आप अगर विरासत टैक्स की बात करेंगे तो इसका जवाब तो दिया जाएगा। आप सनातन धर्म को गाली देंगे तो उसका जवाब तो दिया जाएगा। आप अगर यूपी और बिहार वाले लोगों को शौचालय साफ करने वाला कहेंगे तो उसको जवाब तो दिया जाएगा। आप भ्रष्टाचार करेंगे और उसके बाद में अपने परिवार के भ्रष्टाचार को बचाने में काम करेंगे तो उसका जवाब तो दिया जाएगा। हमने जो भी जवाब दिए हैं, इनके जवाब का जवाब है कि जनता को सही बात पता चले, सच्चाई क्या है ये पता चले। ये वो चार ठग मिलकर के एक शरीफ आदमी को लूटने का प्लान बनाए और उसके बाद में शरीफ आदमी अपनी बात भी ना कहे कि भाई तो ये तो नहीं चलेगा जी। आपने अपनी जो मर्जी प्लानिंग बनाई। ठीक है, लेकिन अनिल जी ऐसा लग रहा था इन चुनावों में कि कोई प्रतिपक्ष नहीं है, सब दुश्मन है। जिस तरह से बयान सामने आ रहे थे, जिस तरह का एक हाव दिखाई दे रहा था, इसलिए यहाँ पर बड़ा इंगित किया गया विरोधी को। आप जो अपने विपक्षी पार्टी को विरोधी ना माने, प्रतिपक्ष माने, और वाकई चुनाव में ऐसा दिखाई दिया, सब एक दूसरे के दुश्मन है। इस तरह के बिल्कुल हार्ड बयान सामने आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है हमारे भारतीय राजनीति में। देखो, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, हमारी तरफ से हमेशा विपक्ष को, हमेशा प्रतिपक्ष को सम्मान दिया गया, हमारे से गैर सम्मान की कोई बात नहीं। लेकिन अगर देखा जाए, अहंकार का जो शब्द आया, अहंकार का शब्द आया है 1975 का आपातकाल जो इंदिरा गांधी ने लागू करा था।
अहंकार वो था जो मान्य ठीक है, उसका नुकसान हुआ, ठीक है, उसका नुकसान हुआ, सरकार चली गई थी, मुझे लगता है ठीक है, अब उस पर हम वापस नहीं जाए, उसका नुकसान हुआ, सरकार चली गई थी, ठीक है। मलिक जावेद जी, देखिए बहुत सारी बातें, भले आप कहेंगे ठीक है आप आरएसएस को नहीं मानते हैं, आप मोहन भागवत को नहीं मानते, कोई बात नहीं, आप उनके संदेश को नहीं माने, लेकिन अगर कुछ अच्छी बात है उसको तो एक्सेप्ट करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप अपने जो विपक्षी पार्टी हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठी हो, उनको आप विरोधी ना माने, उनको आप दुश्मन नहीं माने, लेकिन जिस तरह से वाकई इस बार एक माहौल रहा चुनाव प्रचार में, बड़े हार्ड कमेंट्स देखने को मिले। हमने कुछ तो पहले भी ऐसे कमेंट देखे थे इसमें बोटी बोटी करने की बात सामने आ रही थी, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हम देखते रहते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा बयान दे रहा है, अगर कोई अच्छा संदेश दे रहा है, तो उसको मानने में क्या हर्ज है, मान तो लेना चाहिए ना, अगर अच्छी बात कर रहा है तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात कोई भी करे उसको मानना चाहिए, और कोई भी बुजुर्ग है, बड़े हैं, बिल्कुल मानना चाहिए। लेकिन अभी संगीत भाई की बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। संगीत भाई ने कहा नेहरू जी ने बैन किया था, अरे जिसकी मूर्ति बनवाई मोदी जी ने, जो हमारे सरदार पटेल जी थे, उन्होंने बैन किया था आरएसएस को। दूसरा ये कह रहे कि अहंकार राहुल जी में, मुजरा कौन लेके आया था चुनाव प्रचार में, मंगलसूत्र कौन लेके आया था, भैंस कौन लेके आया था, मुस्लिम लीग कौन लेके आया था, वोट जिहाद कौन लेके आया था, वोट जिहाद कौन लेके आया था। आप वोट जिहाद की बात करेंगे, आप अपनी कमियां नहीं देखेंगे, आप सिर्फ दूसरे की कमियां, दूसरी कमियां निकालेंगे। और ये चुनाव नहीं है, आप चुनावी भाषा का, अगर आप चुनावी के रूप में डिबेट करना चाहो तो चुनाव के रूप में डिबेट करो, आप बयानों पर डिबेट कर रहे हैं, बयानों पर डिबेट करो, आप अपनी चीजों को नहीं संभालेंगे। हम तो निरंतर बोलता रहूंगा, बोलने नहीं दूंगा मैं फिर किसी को। ठीक है अनिल जी, सुन लेते समय भी कम। आप बड़े हैं, आप सुनिए धैर्य से। कौन लाया था, किसने कहा था कांग्रेस की विधवा, किसने कहा था जर्सी काऊ, किसने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो सबसे सम्मानित आदमी होता है, वो 140 लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई छोटा आदमी बोल रहा है तो उसकी बात को छोड़ दीजिए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री किस तरह की बयानबाजी की है, हमने कितने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है, एक पे भी कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि मुसलमानों को संपत्ति बांट देंगे, कहां लिखा हमारे घोषणा पत्र में। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, भाजपा के नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनका और कोई काम नहीं है। इनकी नफरत की वजह से, इनके झूठ की वजह से पूरा मणिपुर 1 साल से जल रहा है। उसी केस में मोहन भागवत जी ने इनको चेताया है, अभी भी इनका अहंकार कम नहीं हो रहा है। अहंकार देखिए इनका अभी भी कम नहीं हो रहा, बीच में बोल रहे हैं, यही अहंकार है। और इसी अहंकार की वजह से ये डूबे। अयोध्या में इन्होंने राम मंदिर का ऐसा मुद्दा बनाया, लेकिन अहंकार के कारण इन्होंने गरीब लोगों के घर तोड़े, दुकानें तोड़ी और मंदिरों को तोड़ा, और वहां के जो अयोध्यावासी थे उनको बेरोजगार किया। इस वजह से ये हारे। जहां भी इन्होंने नफरत फैलाई है, धर्म का धंधा किया, वहीं भाजपा आ रही है। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो रामेश्वरम हो, चाहे वो नासिक हो, चाहे वो चित्रकूट हो, इनकी ये अहंकार की नीति, ये नफरत की नीति आगे भी जारी रहेगी तो ये हारेंगे। और आज ये बार बार कांग्रेस की बात करते हैं, टीडीपी की विचारधारा क्या है, किस तरह का उनका घोषणा पत्र है, दूसरों पे आरोप लगाते हो, फिर वहां पे गले मिल गए। आज ही आप बहिष्कार करके विड्रॉ करवाइए कि हमें सरकार नहीं चलानी। ये धर्म का धंधा करना बंद कर दीजिए। और संगीत भाई, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको शायद दिख नहीं रहा, आप तो भाजपा वालों से बहुत अच्छा बोल रहे हो, इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा किया आपने भागवत जी के बयान की, लेकिन ध्यान से सुनिए, वो आप लोगों के लिए है। और नसीहत वो बिना मांगे नसीहत नहीं देनी चाहिए, जब उनसे मांगा जाए सुझाव तब देना चाहिए, और जब महंगाई बढ़ रही हो तब सुझाव देना चाहिए। अग्निवीर जैसी योजना जो हमारी सेना को कमजोर कर रही, तब सुझाव देना चाहिए। तब आरएसएस के लोग नहीं दिखते हैं जब देश से संकट आता है। कोरोना आया, कोविड शील्ड से इन्होंने चंदा लिया, तब इनको नहीं दिखता। भ्रष्टाचार की बात हुई, अभी 30 लाख करोड़ शेयर मार्केट में दिख गया, तब आरएसएस नहीं बोलता। देश के गरीबों का पैसा लुटाया जाता है अमीरों को, तब आरएसएस नहीं बोलता। वैसे सामाजिक संगठन है, बहुत बढ़िया। तो सारे ही आपके नेता बीजेपी में क्यों जाते हो? आपको तो देश हित में ऐसे नेता तैयार करने चाहिए जो सब पार्टी में जाए और देश हित में देश का नाम रोशन करे, लेकिन फिर बीजेपी में क्यों जाते हैं? ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग बाकी पार्टियों में क्यों नहीं जाते, मुझे लगता है कि एक इसमें एक अलग मुद्दा हो जाएगा। और क्योंकि आरएसएस कहता आया है कि जो भी पार्टी हमारे सिद्धांतों के साथ, देश के साथ उसमें चलती है, हम उस पार्टी को समर्थन करते हैं, वो कहता आया। तो मुझे लगता है शायद अगर मैं संगीत जी से सवाल
करूंगा वो ये कहेंगे हमें तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है तारिक अहमद जी, देखिए जिस तरह से आप लगातार आप आरएसएस का विरोध तो पुरजोर तरीके से कर ही रहे हैं आप, लेकिन इसमें जो कुछ बहुत सारी ऐसी बातें कही गई, वाकई लगता है कि भारतीय राजनीति में अगर उसको अगर हर नेता एक्सेप्ट कर ले, अगर हर पार्टी उसको एक्सेप्ट कर ले, तो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति एक बहुत अच्छी हो जाएगी, साफ स्वच्छ हो जाएगी। नहीं, अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ। स्वर्गीय सरदार पटेल साहब ने संगीत जी मैं आऊंगा उस वक्त आप कह मैं आऊंगा आपके पास थोड़े समय के लिए। वाघेला इस वक्त कांग्रेस में है। देखिए, स्वर्गीय सरदार पटेल साहब ने आरएसएस पर बैन लगाया और पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने उस बैन को हटवाया था कुछ शर्तों के साथ। तय नहीं करेगा। और ये वो लोग हैं जो आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कही जाते हैं। ठीक है संगीत जी मैं आऊंगा उस वक्त आप कह दीजिएगा अपनी बात। ठीक है मैं आऊंगा अपने पास। प्रतिबंधित करने की कोशिश की, वो लोग आज संघ को बताएंगे कि संघ को किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने गिरेबान में झांक कर देखें। अरे भाई ये देखिए, ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं ठीक है उनको अपनी बात करनी तो उन्होंने अपनी बात रख दी। ठीक है तारिक जी आप कंटिन्यू कीजिए। आप देखिए, सरदार पटेल साहब ने इन लोगों के ऊपर बैंड लगाया और पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने इन लोग पे से बैंड हटाया, और ये वो एहसान फरामोश हैं जो हर समय जवाहरलाल नेहरू जी को अपशब्द कहते रहते हैं। चलिए ठीक है, बुजुर्ग हैं, वो भी सुन के उनकी भी आत्मा तृप्त हो जाती होगी, कहेंगे कि मेरी ही गलती थी जो ये कर दिया, पटेल जी ने तो सही किया था। अब आप आइए कि कौन सा ऐसा अच्छा काम किया है, कौन सा ऐसा सामाजिक काम किया है आरएसएस ने जो उसकी बात को कोई सुने। सिर्फ बीजेपी के सिवा और कोई नहीं सुनता उनकी बात। मैं अभी इलेक्शन के दौरान ही, इलेक्शन से कुछ दिन पहले, काउंटिंग से 4 दिन पहले। लेकिन तारिक जी आप ये तो मानते हैं ना कि जिस तरह से बीजेपी लगातार बढ़ के यहां तक पहुंची है, लगातार तीसरी बार उसने सरकार बनाई, 2 बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, कहीं ना कहीं उसमें एक आरएसएस का हाथ रहा है, आरएसएस की वैचारिक ताकत रही है, जहां पर 2 सीटों से बीजेपी 303 सीटों तक पहुंच गई थी अपने दम पर, और आज तीसरी बार सरकार भी बना रही है। वो कट्टरवाद, धार्मिकवाद, उम्मवाद, झगड़ा, दंगा, मार काट, ये सब तो किया ही। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि कौन सुनता है उनकी बात, इसलिए मैं कह रहा हूं लोग सुनते हैं, समझते हैं, इसलिए मुझे लगता है शायद यहाँ पर बीजेपी अगर मजबूती के साथ आगे बढ़ी है तो आपको शायद मुझे लगता है इसमें एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा आपको। कश्मीर में हिंदुओं का पूरा जेनोसाइड करना किसने किया? तारिक जी 1000 साल। मैंने पंडित जी की बात कही थी कि जिन्होंने इनके ऊपर से बैंड हटाया था कुछ शर्तों के साथ, नहीं तो पटेल जी इनके ऊपर से बैंड हटाने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे ये सब देशद्रोही लोग हैं, इन लोगों के ऊपर से बैंड नहीं हटना चाहिए। आ रहा हूं संदीप जी, आ रहा हूं आपके पास भी। इस पे इतिहास में जाइएगा, इनके हम लेफ्टिस्ट के फर्जी, राइटिस्ट के फर्जी इतिहास को हम नहीं पढ़ते हैं, हम ओरिजिनल इतिहास पढ़ते हैं। हम दूसरी बात कह रहे हैं, ओरिजिनल इतिहास में हिंदुओं ने नालंदा जलाया था। प्रॉपर ओरिजिनल इतिहास में समाज का भला होता हो, उत्थान होता हो, वो कोई काम तो किया नहीं। कहाँ की बात कर रहे हैं इनकी बात, ये समाजवादी, हाँ आरएसएस के लोग समाजवादी में मौजूद हैं, ऐसा नहीं है। नरेश अग्रवाल जैसे लोग मौजूद हैं, बिल्कुल हैं। और नरेश अग्रवाल जैसे लोग जब समाजवादी में होते हैं तो वो भाषा बोलते हैं, जब इनके पास जाते हैं वो भाषा बोलते हैं। यही अपने लोगों का इम्प्लांट समाजवादी और बहुजन और कांग्रेस में भी करते हैं, टीडीपी में भी करते हैं, हर जगह करते हैं कि तुम यहाँ जाओ, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ। ये सब मुखबिरों वाला पूरा हिसाब किताब, क्योंकि रॉयल सीक्रेट सर्विस के आज भी एजेंट है ये आरएसएस का मतलब है रॉयल सीक्रेट सर्विस। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि आप जिस तरह की बातें करें इस पे एक अलग डिबेट शुरू हो जाएगी। आप मुद्दे से दूसरी तरफ जा रहे हैं। ठीक है संदीप जी, ठीक है तारिक जी, समय कम है। ठीक है देखिए संदीप जी देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, जब आरएसएस के सरसंघचालक बोलते हैं, मोहन भागवत बोलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, मीडिया भी उनकी सारी बातें दिखाता है और उसका असर भारत की राजनीति में भी पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं, ये भी तो आप मानते होंगे। ठीक है संदीप जी, ठीक है समय कम है। संदीप जी अब जिस तरह से बयान सामने, आपको क्या लगता है, क्या जिस तरह से एनडीए की इस बार सरकार बनी है, इसको लेकर ज्यादा फोकस किया गया है इसमें, ताकि सरकार अपना 5 साल पूरा कार्यकाल पूरा करे, या फिर वाकई कुछ ऐसी चीजें हुई है बीच में चुनाव के दौर में जिसमें आरएसएस और बीजेपी के बीच में कुछ एक हल्की सी खटास थी, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा था कि आरएसएस के कई कार्यकर्ता बाहर नहीं निकले, जिसके चलते नुकसान हुआ है। संक्षेप में संदीप जी। देखिए, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से हम राजनीतिक हानि लाभ के लिए कोई मशवरा किसी को नहीं देते। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। अब ये बात कांग्रेसियों ठीक है संगीत जी समय का में ये सवाल संदीप जी से था। संदीप जी आप अपनी बात रखिए, आप समय कम है मेरे पास। परंतु जिस दिन वो चरित्र निर्माण और फिर राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के विषय को समझ, ठीक है संगीत जी आपकी बात आ गई। संदीप जी आपसे सवाल था।
भारत की निर्मित में। ठीक है संदीप जी, आप अपनी बात रखिए। संदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चालक जी के बयान को केवल मोदी जी पर लादने के लिए तैयार बैठी कांग्रेस। ठीक है संदीप जी, आपकी बात आ गई है। ठीक है संदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? संदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? के बयान का लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। श्रीवास्तव सर, देखिए जिस तरह से वाकई जो बयान है, इसके आप भविष्य को लेकर, इस एनडीए गवर्नमेंट को लेकर क्या कुछ आप इसको ध्यान देते हैं या फिर आप इसके मायने निकालते हैं क्या वाकई? क्योंकि देखिए इस बार स्थिति वैसे नहीं है बीजेपी की जैसे पहले थी, तो इस बयान की अगर हम भविष्य को भी लेकर क्या मायने निकाल सकते हैं? देखिए, जहाँ तक भागवत जी के बयान का सवाल है, सवाल किसी पर यह बयान लादने का या नहीं लादने का नहीं है। उन्होंने अपना एक विचार रखा। हो सकता है कि पिछली परिस्थितियों को देखते हुए और तमाम मुद्दों को देखते हुए मोहन भागवत का एक बयान आया। निश्चित रूप से उनके बयान को मीडिया छोड़िए, सारा देश उनके बयान को सुनता है, समझने की कोशिश करता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा संगठन है और जिसकी एक अपनी आइडियोलॉजी है। हो सकता है इस देश में कई आइडियोलॉजी है, कई विचारधारा है, हर विचारधारा के लोग हैं, अपने अपने ढंग से बातों को एक्सप्लेन करते हैं। हम ये नहीं मानते हैं कि उन्होंने ये बयान कोई अप्रासंगिक नहीं दिया है, बल्कि एक रेलेवेंट बयान है। लेकिन थोड़ी, मैंने कहा ना पिछली बार, अभी कहा अपने पिछले बार में कि थोड़ा देर हो गई है। इन सारी चीज़ों को ये नसीहत न मान के संदेश माना जाए। और जहाँ तक देश में राजनीति का सवाल है, राजनीति एकदम नफरत से नहीं चलती है। आप पुराने समय में देखिए, पार्लियामेंट में जिस तरह से विपक्ष को या प्रतिपक्ष माने या विपक्ष माने, जिस तरह से तरजीह दी जाती थी, शायद धीरे धीरे जो है ये डिटोरिएट होती जा रही है। और इस संसद में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। पूरा देखिए, इन जनप्रतिनिधियों की देश की जनता चुनती है और सिर्फ इसलिए चुनती है कि संसद में सार्थक बहस हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और ये अभी हुआ है। इसके पहले भी जब 2-2 सांसद रहा करते थे, जब कई नेता थे, चाहे नेहरू जी का टाइम हो या इसके बाद का जो समय हो, लेकिन अभी देखा गया है। हम ये नहीं कहते कि इसके लिए दोषी सिर्फ वर्तमान जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष भी जिम्मेदार है उसके लिए। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए मोहन भागवत जी ने बयान दिया होगा। और दूसरी बात है, जो उन्होंने चिंता मणिपुर को लेकर जाहिर किया, जो चिंता उन्होंने देश की राजनीति को लेकर जाहिर किया, उस पर सबको सोचने और समझने की जरूरत है। बिल्कुल, वाकई। संदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी संदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संदीप जी, ठीक है। देखिए संदीप जी, समय कम है, संक्षेप में बताइएगा। देखिए जिस तरह से इस बार गठबंधन की सरकार बनी है, यहाँ पर क्या वाकई एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही सभी पार्टियों को? क्योंकि देखिए सबको पता है कि जो आरएसएस है वो मात्र संस्था है बीजेपी की। वो अगर कहते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं मानती है। तो एक इनडायरेक्टली जो दूसरे सहयोगी पार्टी एनडीए के, उनको भी बताने की कोशिश की जा रही है कि सभी को साथ लेकर चलना है बीजेपी को, इसलिए एक सॉफ्ट मैसेज देने की कोशिश की जा रही है सभी पार्टियों को लेकर। आपको लग रहा है खासकर जो एनडीए में शामिल है पार्टी, उनको? एनडीए में शामिल है पूरे एनडीए दल को और विपक्ष को, दोनों को ये चुनाव जो है वास्तव में राजनीतिक दलों को जनता की ओर से नसीहत, जिस को भागवत जी ने अपने बयान में उद्धृत किया है, ये बिल्कुल विश्वास जनता को न बीजेपी एनडीए गठबंधन में है न एनडीए गठबंधन। ये गठबंधन जो सरकार बनी है, वास्तव में गठबंधन धर्म अब मोदी जी को निभाना होगा। ठीक है, लेकिन सरकार अभी जो है वो तब चलेगी जब एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी पार्टी है वो साथ में रहे। तो ये माना जाए कि एक सॉफ्ट नसीहत देने की कोशिश की गई बीजेपी को और बाकी पार्टियों को भी, एनडीए जो सहयोगी है, कि आप चिंता मत कीजिएगा कि बीजेपी को हम नसीहत दे रहे हैं। अब वो भले कितना मानते कितना नहीं मानते, अब वो किस तरह से इस नसीहत को लेते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कोशिश की जा रही है गठबंधन को बरकरार रखने के लंबे समय तक। अगर मिल के सरकार नहीं चली, गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ, घटक दल नहीं साथ में चले, तो निश्चित उसकी परिणति जो है वो आगे दिखेगी। इसी परिस्थिति को भी भागवत जी ने उत्तर दिया कि सरकार 5 साल चलाना है तो गठबंधन धर्म का शालीनता से बिल्कुल विपक्ष को दोनों को पालन करना। बिल्कुल ऐसे चलेगी कि हमने जो कर दिया, तय कर लिया, वो हमारे घटक दल भी ठीक है
ठीक है संदीप जी, मुझे लगता है बहुत सारी बातें कही गई है और जहां पर देखना होगा इसका असर कितना होता है। इसमें वाकई ऐसे बहुत सारी अहम बातें की गई जिसको मुझे लगता है सरकार को यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर मणिपुर को लेकर, क्योंकि वाकई वहां पर 1 साल से जिस तरह की चीजें स्थिति है वहां पर शांति बहाल जल्द से जल्द हो। इसको लेकर मुझे लगता है शायद सरकार और ज्यादा इसको प्रयास तेज करेगी, लेकिन बहुत सारी बातें, इसका असर क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में, एनडीए गठबंधन की सरकार में भी क्या कुछ असर होगा, देखने वाली बात होगी। हमारा समय समाप्त हो गया। अनिल गोयल जी, मलिक जावेद जी, संगीत वर्मा जी, तारिक अहमद जी, संदीप चंसूरिया जी, आरपी श्रीवास्तव से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश स्वदेश एजेंडा में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।